हे दोस्तों, आपने मैंने हम सब ने इस नीली बॉटल को कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा। मुझे याद है स्कूल जाने से पहले मेरी मॉम हमेशा ये तेल लगाया करती थी और तब जाके मेरी बाल बना के मुझे भेजा करती थी स्कूल। और इनफैक्ट आज भी अगर मुझे चंपी करनी होती है, तेल लगाना होता है सर पे, तो मैं इसी बॉटल का यूज़ करता हूँ। बॉटल का नाम आपको पता ही होगा, पैराशूट। नो, ये कोई इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट, पैराशूट जो है ना वो लीगली एक हेयर ऑयल नहीं है। अगर आप उस बॉटल को अच्छे से गौर से देखोगे तो कहीं पे भी वहाँ पे हेयर ऑयल नहीं लिखा है, बल्कि एक एडिबल ऑयल करके लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों है? वेल, वो एक्सेस ड्यूटी बचाने के लिए, 8% ड्यूटी बचाने के लिए ये लोगों ने ऐसा लीगली किया हुआ है, जिससे उनकी कॉस्टिंग कम पड़ती है, जो वन ऑफ द रीजन भी है कि ये बॉटल थोड़े कम प्राइस में हमें मिल पाती है। तो पैराशूट एक ऐसा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ना, जो ऑलमोस्ट सभी लोग ने कभी ना कभी जरूर खरीदा है। मेरे घर में आज भी पड़ा हुआ है, आपके भी घर में शायद होगा। बट ये इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना कैसे? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इसके पीछे की जो कंपनी है मारिको, वो इतनी बड़ी कैसे बन पाई? वेल, कितनी बड़ी अगर आप पूछोगे तो पहले बता दूं, पैराशूट तो बस एक प्रोडक्ट है। इस कंपनी के पास कई सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, जैसे कि सफोला रिफाइंड ऑयल, लिवॉन, हेयर एंड केयर, सफोला ओट्स, सेटवेड, बियर्डो, ये सभी इसी कंपनी से आते हैं, जो काफी फेमस भी है। और मैरिको बस इंडिया में ही नहीं, बल्कि 25 से ज्यादा कंट्रीज में मार्केट लीडर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में कैवल, ब्लैक चिक, जस्ट फॉर किड्स, ये सब नाम से इनके प्रोडक्ट्स चलते हैं। इजिप्ट में फियांसी गोल्ड हेयर कोड है। वियतनाम में चले जाए तो वहाँ सॉसेज में थुआन फाट एंड मेंस ग्रूमिंग में एक्समेन बहुत फेमस है। मलेशिया चले जाओ तो वहाँ पे कोड 10 करके नाम है, एक प्रोडक्ट है जो मेंस ग्रूमिंग मार्केट में डोमिनेट करता है। म्यांमार में सिल्क एंड शाइन है। वहीं बांग्लादेश में मरिको सबसे बड़ी इंडियन कंपनी है, इतनी बड़ी कि ये ढाका स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। और इंडिया की तरह ही बांग्लादेश में भी पैराशूट ऑयल मार्केट का लीडर है। और ये लोग सिर्फ खुद के लिए ही सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको एक फैक्ट बता दूं, मैरिको ने सिर्फ अपने कस्टमर्स को ही नहीं, बल्कि अपने इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज्यादा खुश रखा है। 2001 से लेके आज तक 22 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 18,650% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जो बहुत ही अमेजिंग है। बट ये इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे, इतना सक्सेसफुल ब्रांड बना कैसे है? इसके पीछे की कहानी क्या है? वेल, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर बनना चाहते हो, तो आपको मारिको की केस स्टडी, उसकी स्टोरी सुनना काफी फायदा दे सकती है, बिकॉज इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग लेसन भी है। मारिको के जो फाउंडर है हर्ष मरीवाला, उन्होंने कैसे एक नॉर्मल या फिर आप बोल सकते हो डूबते हुए बिजनेस को FMCG का जाइंट में कन्वर्ट कर दिया, ये स्टोरी आपको वही बताएगी। देखो, कुछ डेकेड्स पहले 21 साल के हर्ष मरीवाला MBA में एडमिशन लेना चाहते थे, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसलिए डिसअपॉइंट होके 1971 में उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा, बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज, जिसे उन्होंने अपने 4 भाइयों के साथ मिलकर 1948 में क्रिएट करा था। हर्ष के दादा जो ओरिजिनल मारीवाला थे, वो स्पाइसेस का बिजनेस करते थे। बट जब उनके बेटे और हर्ष के चाचा किशोर मारीवाला जो MIT केमिकल इंजीनियरिंग से मास्टर्स करके लौटे, तो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर स्पाइसेस के साथ साथ ऑयल भी सेल करना शुरू कर दिया। हर्ष के आने के बाद उन्होंने देखा कि जो बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री है, उसका सारा बिजनेस मेनली B2B है, जिसमें बिजनेस तो ठीक ठाक था बट मार्जिन्स बहुत कम थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो उसे B2C लेके जाए, ताकि उन्हें हायर मार्जिन्स और हायर प्रॉफिट मिल सके ना। ये जो आइडिया था, उसके अंदर फैमिली में डिस्प्यूट हो गया कि वो करना चाहिए कि नहीं। एंड फाइनली 1990 में BOIC 5 अलग अलग बिजनेसेस में बढ़ गया, जिसमें से हर्ष के जो फादर थे उनको ऑयल का बिजनेस मिला, जिसमें उन्होंने अपना ब्रांड बनाया मारिको। और ऑब्वियसली उस ब्रांड में जो सबसे सक्सेसफुल उनका प्रोडक्ट साबित हुआ वो था कोकोनट ऑयल। बट वो टाइम पे ना एक प्रॉब्लम थी कि ये जो प्रोडक्ट था ना, वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनकर रह गया था, कमोडिटी जैसा, जिसे कुछ लोग ही खरीद पाते थे। कंज्यूमर्स तक इस ऑयल को पहुंचाना इतना आसान नहीं था। अब ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए बिकॉज वो टाइम पे जो ऑयल थे ना, वो 15 लीटर के बड़े बड़े डब्बे में सेल होते थे। जिसको चाहिए होता था वो इतना बड़े बड़े डब्बे लिया करता था ऑयल के, ऑब्वियसली बिकॉज B2B तब ज्यादा चल रहा था। तभी हर्ष को यह आइडिया आया कि क्यों ना इन ऑयल्स को छोटे साइज में बेचा जाए, ताकि ये घर घर तक पहुंच सके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इतने छोटे साइज में वो अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे? अगर वो लोग छोटे छोटे टीन के डब्बे में बेचना स्टार्ट करते हैं, तो इससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वो तो बहुत हाई स्केल पे ऑयल मैन्युफैक्चर करते थे, तो उनसे कम्पीट ही नहीं कर पाते छोटे डब्बे बना के। और फिर प्राइस भी कम करना पड़ता, जो अगेन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिजनेस पर्सपेक्टिव से। बट हर्ष जो थे, उन्होंने ठान लिया था कि यार कुछ तो करना ही है। हर्ष और कोई तरीका ढूंढने लग गए ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना टिन के डब्बे के बजाय इस ऑयल को प्लास्टिक के डब्बे में बेचा जाए, क्योंकि प्लास्टिक काफी चीप होती है कंपैरेटिवली, और छोटे साइज में आसानी से हम उसे बेच भी सकते हैं। अब ये जो हर्ष का आइडिया था ना, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग और यूनिक था। ऑलरेडी कई सारे लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स में ऑयल सेल करा करते थे। जो भी ये चीज ट्राई कर रहा था ना, वो फेल हो जा रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि दुकान वाले जब भी प्लास्टिक के बॉक्सेस, कंटेनर को दुकान में रखा करते थे, तो कई बार क्या होता था, वो कंटेनर थे ना, उसमें से लीकेज चालू हो जाता था। कभी चूहे उसे कोने से काट लेते थे, जिससे दुकानदारों का नुकसान होने लग जाता था। इसलिए चाहे कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी हो, जब प्लास्टिक के कंटेनर में ऑयल को बेच रहे थे वो लोग, तो दुकान वाले उसे रखने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। इसलिए टीन के डब्बे ज्यादा लोगों को चलते थे।
और ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ था उसे चेंज कर पाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। बट इस टाइम पे भी हर्ष ने ऐसा नहीं सोचा कि यार ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाखों करोड़ों लगाती है अपनी R&D पे, वो इसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या ही करूंगा। नहीं, उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप नहीं करा। वो अगेन इसका भी सोल्यूशन ढूंढने लग गए कि प्लास्टिक की बॉटल तो सही है बट उसे कैसे करना चाहिए। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा चेंज करा उन्होंने। अगेन ये चीज सिंपल तो है बट अगर आप साइंटिफिकली देखो तो ये सिंपल सी चीज बहुत ज्यादा पावरफुल भी थी। हर्ष ने क्या किया कि जो प्लास्टिक के कंटेनर्स थे उन्हें बॉक्स और स्क्वायर शेप में रखने के बजाय उन्होंने उसे राउंड शेप का करा दिया, बॉटल शेप का, जिससे ना उस बॉटल की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो चीज बढ़ गई। और इसके पीछे साइंस भी है, अगर आप जाके देखोगे ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होता है स्क्वायर शेप के डब्बों या कंटेनर्स से। क्यों, क्या एग्जैक्टली वो चाहिए तो आप आई बटन से जाके देख लेना, वो वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए मैन होल्स भी देखना वो गोल शेप में ही रहते हैं। अब ये आइडिया बहुत सिंपल सा था, रेवोल्यूशनरी था, बट ये दुकानदार अगेन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था उनके इस छोटे गोल डब्बे को खरीदने के लिए। हर्ष ने सेल्स की टीम के साथ काफी ट्राई किया, काफी जगह उन्होंने पुश किया, बट हर जगह लोग रिजेक्ट कर रहे थे। वो बोलते हैं ना, अगर आप डटे रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो धीरे धीरे लोग मानना चालू कर ही देते हैं। ऐसे ही स्टार्टिंग में कुछ दुकानदारों ने मानना शुरू कर दिया और जैसे ही दुकानदारों ने वो रखना स्टार्ट किया, कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आने लग गया। बहुत ही जल्दी जल्दी उनके ऑयल्स बिकने लग गए। इस सिंपल स्ट्रैटेजी लेकिन बहुत सारे एग्जीक्यूशन की वजह से मारिको एक मार्केट लीडर बन गया इस ऑयल में। छोटा साइज, इफेक्टिव प्राइसिंग की वजह से वो घर घर में वो ऑयल पहुंच गया। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आपको पता ही होगा कि यार कोई भी मार्केट होता है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर हिट होता है तो लोग उसे फटाक से कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टिकटॉक आया, वो हिट हुई तो उसकी वजह से सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने भी क्या किया, शॉर्ट वीडियोस लाना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो चलो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी वाली चीज़ हो गई। FMCG में तो ये और भी ज़्यादा होता है। नीली गोल प्लास्टिक की बोतल में नारियल का तेल डालना, ये तो और भी आसान था बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। तो फिर हुआ भी यही, बड़ी कंपनीज ने फौरन इस चीज़ को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अचानक पैराशूट की जो सेल्स थी ना वो फिर कम होना स्टार्ट हो गई। अब इसे कैसे डील करें? हर्ष का जो जीनियस दिमाग था वो फिर से चलना स्टार्ट हुआ। अगेन उन्होंने एक सिंपल सी यूनिक चीज करी। उन्हें पता था कि उनका जो पैराशूट है ना, अब उसे एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। जब तक वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं बनता है तब तक लोग इजीली उसे कॉपी कर लेंगे और उनके सेल्स खा लेंगे। बट अब ब्रांड बनाया कैसे जाए? अगेन हर्ष ने एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये जो सिंपल आइडिया था एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा जीनियस आइडिया भी था। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनका जो छोटा सा ब्लू बॉटल था, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर लोग इजीली वैसी टाइप की बॉटल बना रहे थे, उसमें सेम कोकोनट ऑयल डाल रहे थे और बेच रहे थे, जिससे उनके मार्केट शायद कम हो रही थी। तो अब हर्ष के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो है ना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करे, कुछ तो डिफ्रेंशिएट करे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हाँ ये पैराशूट है और बाकी सब जेनरिक है, दूसरी चीज़ है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट हो सके कोकोनट ऑयल में। तो इसके लिए उन्होंने क्या सिंपल सी चीज़ करी, वो आप है ना पैराशूट के बॉटल में देख सकते हो। पैराशूट का अगर बॉटल आप गौर से देखोगे ना तो उसमें ऊपर की साइड पे आपको ना ऐसा एक ड्रॉप दिखेगा, ड्रॉप का ऐसा बेंड दिखेगा। आप बोलोगे कि यार ये इतना छोटा सा गड्ढा बनाने से क्या ही फर्क पड़ा होगा। वेल, उससे कुछ तो हुआ था। आपको पता है ये पैराशूट की बॉटल की जो गड्ढा है वो एक थोड़ी यूनिक आइडेंटिटी बन गई। प्रॉब्लम ये भी हो रही थी ना कि कई बार जो छोटे मोटे ब्रांड्स थे वो लोग बहुत आसानी से इस बॉटल को कॉपी कर रहे थे। वो लोग क्या करते थे, जो मास में बॉटल्स प्रोड्यूस होती है मैन्युफैक्चरिंग से, उसे ही लेते थे और उसके अंदर अपने ऑयल डाल के बेचते थे। बॉटल में गड्ढा डालने की वजह से क्या हो गया, वो छोटे मोटे ब्रांड्स कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज उसके लिए पूरी अलग तरीके की मशीनरी चाहिए होती थी जो मारिको ही अफोर्ड कर सकती थी और छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं कर सकते थे, बिकॉज मारिको जो थी वो लाखों करोड़ों बॉटल्स बनवा रही थी। और ऐसे करके मारिको ने क्या किया ना, जो छोटे प्लेयर्स थे उनसे तो कंपटीशन में वो आगे निकल गए। अभी देखो यहाँ तक अगर आप स्टोरी में देखोगे तो दो बड़े चैलेंजेस उन्होंने ओवरकम किए। पहले जो टिन के डब्बे का प्रॉब्लम था वो उन्होंने गोल प्लास्टिक बॉटल से उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, घर घर तक पहुंचाया। फिर जो मार्केट में जो छोटे मोटे प्लेयर्स आ रहे थे जो और सस्ते में बॉटल्स बेच रहे थे, उनका मार्केट खा रहे थे, उसे उन्होंने हरा दिया ये ड्रॉप का छोटा सा ऐड करके। अब बिजनेस में देखो कंपटीशन तो होता रहता है, छोटे मोटे बिजनेसेस को उन्होंने हरा भी दिया, लेकिन कुछ बड़े ब्रांड्स थे जो उनके लिए बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। अब उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, स्पेशली FMCG की एक बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब उनके साथ लड़ाई होने वाली थी, बट वो लड़ाई कैसे होने वाली थी, क्या हुआ, वो सब चीज़ बताने से पहले मैं आपको ऐसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके बिजनेस में आपको बहुत काम आ सकता है। प्लेटफॉर्म का नाम है HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार। ये एक्चुअली में एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस से जुड़ी सारी फाइनेंस की नीड्स को पूरा कर देगा। इसके हेल्प से आप अपने बिजनेस को और भी एफिशिएंट तरीके से रन कर सकते हो। यहाँ आपको इंस्टेंट ऑनबोर्डिंग मिलती है। अगर आपके पास HDFC का कोई भी सेविंग या करंट अकाउंट है तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टेंटली इसमें रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ आप हर तरह के मोड के पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको बिना किसी पेपर वर्क के इंस्टेंट बिजनेस लोन मिल जाता है यहाँ पे। साथ ही यहाँ आपको 10 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। और सिर्फ लोन ही नहीं, यह आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में भी बहुत मदद करती है। जैसे यहाँ पे आप अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कई ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो और इन ऑफर्स को भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर सकते हो।
इस ऐप से आपको कस्टमर्स का डेटा भी मिल जाता है, जिससे आप अपने कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर को ट्रैक भी कर सकते हो। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देख सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर हमेशा से एक बड़ी चीज रही है। इनका गोल ये रहता है कि एफएमसीजी के सेक्टर में हर एक जो टॉप प्रोडक्ट है ना, वो उनका ही होना चाहिए, और वो ना अपने मार्केट शेयर में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इनफैक्ट वो कई सारे अलग अलग कंपनीज एक्वायर करते रहते हैं, बिजनेस में घुस जाते हैं। ये एचयूएल की हिस्ट्री रही है कि वो जब भी मार्केट में कदम रखते हैं ना, तो अपनी हाई मार्केटिंग बजट से अच्छा खासा मार्केट शेयर छीन लेते हैं, जिस वजह से कोई भी कंपनी अपने कम बजट के साथ इनसे जीत नहीं पाती है। और खासकर हर्ष मारीवाला की प्रॉब्लम भी तभी बढ़ी जब 1996 में केकी दाड़ी सेठ, जो एचयूएल के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जब डिसाइड किया कि अपने इस कंपटीशन को उन्हें अब खत्म करना है। कोकोनट ऑयल के सेक्टर में जब मारिको की जो मार्केट शेयर था वो बढ़ता हुआ देखा केकी जी ने, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट लेके आएंगे, इसी से रिलेटेड सेम टू सेम। तो सारी अच्छी चीजें जो पैराशूट की थी, उन्होंने उस सब चीज से इंस्पायर होकर अपना एक कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट निकाला, और जैसे ही वो मार्केट में आए उन्होंने 7% शेयर खा लिया ना। उस टाइम पे मारिको का जो मार्केट शेयर था वो 48% था। ये था एचयूएल की पहली स्ट्रैटेजी। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी चाल चली। मारिको पैराशूट ऑयल में अपना रिटेलर को 10% का मार्जिन देते थे, मतलब अगर वो 50 रुपीज की बॉटल बेच रहे थे तो 5 रुपए जो थे ना, वो दुकानदार को मिल जाते थे। बट एचयूएल ने क्या किया कि जो अपना निहार ऑयल था उस पे उन्होंने रिटेलर्स के लिए मार्जिन रखा, जो सबको कमजोरी लगती थी, मतलब 50 रुपए पे डायरेक्टली उन्हें मिल रहे थे 17.5 रुपीज। और फिर क्या था, इतना ज्यादा हिस्सा मिलते हुए देख के सभी रिटेलर्स अपनी दुकान में पैराशूट ऑयल की बॉटल्स के बजाय निहार ऑयल रखना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग बजट को भी बढ़ा दिया, डबल कर दिया। एचयूएल को बस कुछ ही टाइम लगा और मारिको के जो शेयर्स थे ना, वो बहुत तेजी से नीचे आना स्टार्ट हो गए। दाढ़ी सेठ जो थे ना, वो अपने हर कॉम्पिटिटर के साथ कुछ ऐसा ही करते थे, उनसे उनका सारा मार्केट शेयर ले लेते थे, ऐसे बिजनेस स्ट्रैटेजीज का यूज करके। और फिर जब कंपनी एकदम ढीली हो जाती थी तो उस कंपनी को एक्वायर कर लेते थे। यही सेम स्ट्रैटेजी उन्होंने मारिको के साथ भी करी। एक दिन हर्ष मारीवाला को एक कॉल आया अचानक से। कॉल में उन्हें आवाज आई, हेलो, मैं केकी दाढ़ी सेठ बोल रहा हूँ ना। हर्ष जो थे उन्होंने कभी केकी जी से पहले बात नहीं करी थी, इसलिए उन्होंने पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। केकी जी ने नॉर्मल बातों को सीधा साइड रख के बोला कि तुम्हें पता होगा हम कोकोनट ऑयल की मार्केट में आ चुके हैं और हम इसके लिए बहुत सीरियस है। हमारे पास बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तुम हमसे कम्पीट नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें अभी ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि मारिको को बेच दो। तुम और तुम्हारी आने वाली जनरेशंस को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी पैसों की, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब ये ऑफर अच्छा ही था, एचयूएल से पंगा लेना एक बहुत बड़ी बात थी, बट स्टिल हर्ष ने इस जनरस ऑफर को लेने से साफ मना कर दिया। वो किसी भी हालत में मारिको को बेचना नहीं चाहते थे। बट केकी जी भी जो थे ना, वो ना सुनने वालों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुमने मारिको नहीं बेचा, तुमने जो भी कुछ अभी तक बिजनेस बनाया है वो मैं खत्म कर दूंगा। मारिको एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तकलीफ होगी। अभी लास्ट मौका है, बेच दो, वरना बाद में रिग्रेट होगा। नाउ ये बातें सुनने के बाद ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मल इंसान बहुत स्ट्रेस में आ जाता। सेम चीज हर्ष के साथ भी हुई, उनकी भी रातों की नींद उड़ चुकी थी। गिव अप करने का वैसे तो उनको ऑप्शन दिख रहा नहीं था, बस एक चीज वो कर सकते थे, लड़ना। इसीलिए फिर उन्होंने अपनी कंपनी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को लिया, जो पैराशूट ऑयल और मारिको में बिलीव रखते थे। ना अच्छी बात ये थी ना कि हर्ष की कंपनी के सभी एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। वो अपनी कंपनी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हर्ष ने ना कभी भी अपने एम्प्लॉइज को एकदम एम्प्लॉइज की तरह ट्रीट नहीं करा था। इनफैक्ट आपको पता है, मारिको के ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए टाइमिंग की एकदम बहुत ज्यादा पाबंदी नहीं थी। पंच इन पंच आउट वाला जो सिस्टम था ना, वो लोग उतना फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपने एम्प्लॉइज पे भरोसा था कि लोग काम करेंगे और दिल से काम करेंगे ना। उनकी जो कंपनी का ये जो सपोर्टिंग कल्चर था, ये उस मुश्किल वक्त में उनके काम भी आया, उनका बैकबोन बना। उन सबको ये बिलीव था कि वो सब मिलके एचयूएल को हरा देंगे। अब ये करने के लिए उन्होंने पैराशूट के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, जो उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थे, वो सब मिलकर उसके बारे में डिस्कस करने लग गए। जैसे कि 3 मेन पॉइंट्स जो उनके सामने आए। सबसे पहला पॉइंट, उन्हें ऑयल के बिजनेस में बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उनके फादर, उनकी फैमिली, सभी लोग बचपन से इस ऑयल बिजनेस को स्टडी कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। सेकंड, जो सबको कमजोरी लगती थी मारिको की एचयूएल के सामने, कि वो एक छोटी कंपनी है ना, इसी चीज को उन्होंने सोचा कि कैसे वो उसे अपनी ताकत बना सकते हैं, उसका एक अनफेयर एडवांटेज उठा सकते हैं। तो दिमाग लगाने पे उन्हें ये चीज रियलाइज हुई कि जो छोटी कंपनी होती है ना, उसमें एक फायदा ये होता है कि हर्ष अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो उनकी टीम फौरन एग्जीक्यूट कर सकती है। बट वहीं एचयूएल जैसी बड़ी कंपनी कोई डिसीजन लेना चाहती है तो उनके बीच में बड़े बड़े लीडर्स आ जाते हैं बीच में, जिसकी वजह से जो वर्क का फ्लो होता है वो उतना आसान और फटाक से नहीं हो पाता है। हर्ष और उनकी टीम ने ये चीज समझ ली थी कि अगर वो कोई अच्छी स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, उसे जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, तो एचयूएल के लिए वही सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, और जब तक वो कंज्यूम करेंगे तब तक वो एक और दूसरे स्ट्रैटेजी के साथ आ जाएंगे। ये था दूसरा बड़ा पॉइंट जो उनके सामने आया। तीसरा पॉइंट जो उनके सामने आया वो था कि निहार ऑयल खुद एज अ हेयर ऑयल, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह वो मार्केट में था।
और जैसा कि शायद आपको नहीं पता तो बता दूं, जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं उस पर 8% की एक्साइज ड्यूटी लगती है। बट वहीं पैराशूट की बॉटल पर अगर आप देखोगे, उसे उन लोगों ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि उसे एडिबल ऑयल की तरह बेचना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से उनके 8% वहीं पे बच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें कोई एक्साइज ड्यूटी देनी नहीं पड़ रही थी और ये उनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। बस फिर क्या था, जैसे ही उन्हें ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझ में आ गए, उसके बाद उन्होंने अपनी पैराशूट की जो बॉटल थी उसको फिर से रीडिजाइन करा और अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ उन्होंने उसे लॉन्च करा। उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग में ऐसा दिखाया कि नारियल कैसे हिंदूज के लिए काफी सेक्रेड होता है। उन्होंने लोगों को इमोशनली टच किया। और जब तक HUL इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता अपने फाइनेंसेस इधर उधर करके, तब तक मारिको का जो मार्केट शेयर था वो 52% तक चला गया था। इससे पहले कि HUL संभलती, हर्ष ने अपनी दूसरी चाल चल दी। मार्जिन की लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने क्या किया, नए रिटेलर्स जिनके पीछे पूरी कंपनीज भागते रहती थी, उन पे फोकस करने के बजाय उन्होंने छोटे शहरों और गांव में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना शुरू कर दिया, एकदम नई मार्केट के पास, जिससे उनके कई सारे न्यू कंज्यूमर्स बनने लग गए, जिससे अगेन उनको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हुआ और उनको अगेन एक एडवांटेज मिलना स्टार्ट हो गया अपने कॉम्पिटिटर्स से। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई और ये वॉर जो थी 6 साल चली, जिसके बाद HUL ने फाइनली कोकोनट ऑयल के सेक्टर में अपना बजट कम करना स्टार्ट कर दिया। पैराशूट के सामने निहार हारने लग गया और 2006 तक निहार का मार्केट शेयर 8% तक गिर गया। अब डूबती हुई कंपनी का क्या किया जाता है, वेल उसे कई बार बेच दिया जाता है। तो HUL ने भी यही करा। उन्होंने खुद हर्ष को कांटेक्ट करा और एक ऑफर दिया निहार को एक्वायर करने का। और आयरनी देखिए, हर्ष ने 215 करोड़ में निहार को खरीद लिया। ना आई एम सो श्योर ये स्टोरी आपको काफी इंस्पायरिंग लगी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि इस पूरी स्टोरी से आपने क्या क्या बिजनेस लेसन सीखे हैं, क्या लेसन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और पावरफुल लगे। और अगर आपको ऐसे केस स्टडी टाइप के वीडियो पसंद आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। फ्यूचर में मैं और ऐसी केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। अच्छा हाँ, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो मैंने आपको एक बिजनेस बुक की हेल्प से लेके बताई है, जिसका नाम है अनयूजुअल बिलियनर्स। आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ ऐसी और बिजनेस की बातें, बिजनेस बुक्स के रिलेटेड बातें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन आए और इससे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बनाने में। और शेयर भी कर देना ऑब्वियसली, बिकॉज अगर शेयर करोगे तो ज़्यादा व्यूज़ भी बढ़ेंगे, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको ऐसे ही कंटेंट और देखना है। तो अगेन ऐसी बुक्स की बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो, केस स्टडीज़ की बातें सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उसे ट्राई करके जरूर देखना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।